वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अपनी YouTube चैनल में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए बच्चों, रदरफोर्ड्स मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो बच्चों एक्चुअली में हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट वीडियो में ये हमने देखा कि सर जे थॉमसन के मॉडल में, तो एक्चुअली में वहां पे हमने पढ़ा कि इन एटम के स्ट्रक्चर में, एटम के मॉडल में, डिजाइनिंग में, यानी हमने ये पढ़ा कि वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव न्यूट्रल स्फीयर, वो बच्चों क्या था, एक सॉलिड ठोस स्फीयर था। तो ये बातें हमने कहां पे पढ़ा सर, जे थॉमसन के मॉडल में। और ये बातें जो क्लियर हुई कि एक्चुअली में क्या है, एटम जो है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्फीयर है। तो ये बातें कुछ हद तक ऐसा देखा जाता है कि जो मींस पसंद ना आने के कारण या पूरी तरीके से प्रूफ ना होने के कारण, तो फिर से क्या होता है कि सेकंड मॉडल लेकर अपना आते हैं रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम। रदरफोर्ड जी ने एक्चुअली में बच्चों क्या किया कि सबसे पहले अपने मॉडल में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड इज आल्सो टेक द गोल्ड फॉइल। इन्होंने बच्चों एक्चुअली में एक गोल्ड फॉइल लेते हैं जिसको सोने की पन्नी बोलते हैं, गोल्ड फॉइल। अच्छा बच्चों, गोल्ड फॉइल लेने का एक मतलब मैनर ही क्या था कि एक वहां पे तरीका था, इसलिए क्योंकि एक्चुअली में गोल्ड को क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल एक माइन्यूट थिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइन्यूट थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली पन्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों क्या करते हैं कि रदरफोर्ड जी एक्चुअली में एक क्या करते हैं कि गोल्ड फॉइल को लेते हैं। अब गोल्ड फॉइल में बच्चों ऐसे क्या था कि कुछ ऐसे फाइल को लेते हैं, एकदम थिन सीट होती है जो बहुत माइन्यूट थिन सीट होती है, जिसमें ऐसे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्चुअली में मैटर होता है, कोई भी चीजें हैं हम पढ़ चुके हैं पहले से कि ये मैटर होते हैं, और मैटर में क्या हो सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम हो सकता है। तो इसको बच्चों सबसे पहले ऐसे गोल्ड की फॉइल लेते हैं, इसमें बीच बीच में न्यूक्लियस को शो कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये न्यूक्लियस रिप्रेजेंट हो गया। अब यहां पे बच्चों क्या करते हैं कि रदरफोर्ड जी एक्चुअली में इस गोल्ड फॉइल पर हीलियम हीलियम जिसका मींस एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर बच्चों 4 है। तो ऐसे हीलियम के एल्फा पार्टिकल्स की इस पे क्या करते हैं कि इंसिडेंट कराते हैं, एल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। तो देखते हैं बहुत सारे ऐसे एल्फा पार्टिकल्स की रेज, ठीक है, ऐसे एल्फा पार्टिकल्स की, यानी बच्चों क्या करते हैं कि इसको इसके ऊपर स्कैटरिंग कराते हैं। तो स्कैटरिंग होने पे क्या होता है कि फ्रंट में लगा हुआ स्क्रीन होता है, स्क्रीन, तो स्क्रीन पे बच्चों यानी 12,000 रेज क्या होती हैं कि स्क्रीन पे स्कैटर्ड होती है, और बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में बच्चों, ये लेस अमाउंट में जो रेज होती है, मींस 12,000 रेज किस पे स्कैटर्ड होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, यानी मिरर स्क्रीन पर इंसिडेंट होती है बच्चों। और जिसमें से क्या होता है 1 और 2 रेज मींस बैक साइड में डिफ्लेक्टेड होती हैं, डिफ्लेक्टेड मींस वापस लौट कर आती हैं। तो जिसपे एक्चुअली में ये पता होता है कि ये बहुत जो डिफ्लेक्ट होने वाली रेज होती हैं बहुत माइन्यूट एंगल पे होती हैं, जिसमें क्या होता है कि लगभग 180 एंगल पे ये डिफ्लेक्ट होने जो पीछे के मिरर पे यानी पीछे स्क्रीन पर आने वाली जो रेज होती हैं 180 एंगल पे डिफ्लेक्ट होकर पीछे आती हैं। और ज्यादातर मोस्टली 12,000 रेज कहां पे अपीयर्स होती हैं, फ्रंट मिरर पे दिखती हैं, फ्रंट स्क्रीन पे दिखती है। तो जिससे एक्चुअली में रदरफोर्ड जी ने एक बातें तो क्लियर कर दिया, क्या कि जो सर जे थॉमसन जी कहते थे कि एक्चुअली में एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, वो पूरी की पूरी तरफ सॉलिड स्फीयर है। ये बातें तो यहां क्लियर हो गई कि एक्चुअली में क्या है कि एटम पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 12,000 रेज जो है बच्चों क्या होता स्क्रीन पर अपीयर्स नहीं होती। तो इसका मतलब एटम के बीच में मच मोर हॉलो प्लेसेस है, और बच्चों उसके बीच में कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ सॉलिड पार्ट्स होते हैं, और जो एक्चुअली में क्या हो सकते हैं कि वो प्रोटॉन के पार्ट हो सकते हैं। तो जिसमें क्या हो सकता है कि प्रोटॉन के पार्ट हो सकते हैं, वही पार्ट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। और सॉलिड होने के कारण यानी क्या होता है, जो रेज सपोज दैट, मान लो सपोज दैट समथिंग रेज जो
ये कोलाइड्स करती होगी, मींस मिडिल वाले पार्ट पे, न्यूक्लियस के मिडिल पार्ट पे, जहां पे उसका टोटली मास डिपेंड होता है, वही रेस बच्चों डिफ्लेक्ट होकर पीछे आती होगी। नहीं तो ज्यादातर रेस कहां पे निकल जाती होगी, यानी फ्रंट में निकल जाती होगी। तो ये पता चला किसके, यानी कि जो सर जे जे थॉमसन के मॉडल में ये पता चलता था कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉलिड न्यूट्रल स्फीयर है, एटम क्या है, न्यूट्रल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, गोला ठोस, बिल्कुल एकदम गोलाकार ठोस गोला है। वो बातें तो क्या हो गई यहां पे क्लियर हो गई कि एक्चुअली में पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है। ये तो बातें क्लियर हो गई। अगर ऐसा होता भी भाई तो 12,000 रेज जो होती है, क्या होता है कि स्क्रीन पे अपीयर्स नहीं होती, सबको सब डिफ्लेक्ट करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन सारी की सारी डिफ्लेक्ट करके वापस नहीं आई। इसमें से क्या होता है कि 12,000 रेज क्या होता है स्क्रीन पर अपीयर्स होती है, तो 1r2 अल्फा रेज जो होता है वो बैक स्क्रीन पर आके अपीयर्स होती है। तो इससे ये पता चला कि एटम के अंदर समथिंग पार्ट बहुत थोड़ा ही पार्ट क्या है, इलेक्ट्रो मींस सॉलिड है, बाकी क्या है उसके एटम के अंदर हॉलो स्पेस है, मतलब ब्लैंक स्पेस है, खाली है, जिसके कारण रेज क्या करती हैं, निकल जाती हैं। अब इसमें वो दूसरी मींस एक्चुअली में बात थी बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल में ये था कि जो ये बातें क्लियर हो गई कि सॉलिड तो नहीं है, लेकिन क्या है कि रदरफोर्ड जी एक्चुअली में यहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग, means according to Rutherford, in surrounding the nucleus, electron is revolving a circular path, यानी सर्कुलर पाथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। तो भाई क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, यहाँ ये भी क्रिएट होता है कि अगर मान लो कि सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्विंग में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्विंग करते होंगे, तो वो रिवॉल्विंग करते करते क्या करते होंगे, तो कोलिजन कर जाते होंगे, टक्कर कर जाते होंगे, ये भी क्वेश्चन है। अगर भाई क्या हो, दूसरी बात ये है कि अगर मान लो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो ये बातें है कि यानी क्या करते करते उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, लॉस हो सकती है, लॉस होगी भाई। तो एनर्जी अगर लॉस होती होगी तो यानी क्या होते होंगे कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्जेस है, प्रोटॉन है, प्लस चार्जेस है, तो यानी क्या होते होंगे, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फेल आर डाउन ऑन द न्यूक्लियस, दे बिकम अनस्टेबल। तो वो क्या हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा एटम ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बातें जो थी कुछ आंसर क्या था कि रदरफोर्ड जी के पास एक्चुअली में आंसर नहीं, कि मतलब क्या होगा कि अगर ये सपोज दैट रिवॉल्विंग कर रहे हैं, रिवॉल्विंग करते करते इनकी एनर्जी लॉस होती होगी, लॉस होने के बाद इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फेल डाउन ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे गिर जाता होगा और ये क्या होता हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भाई जो चीजें अनस्टेबल ही हो गई तो उसका इंपॉर्टेंस कहां रहा। तो फिर आता है कि यानी ये बातें क्या हो गई भाई, इनके रदरफोर्ड की ड्रॉबैक हो गई, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ये बातें किसमें आ जाएंगी, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में। तो रदरफोर्ड से यानी रदरफोर्ड जी के कॉन्सेप्ट से ये तो क्लियर हो गया कि मतलब एटम जो है वो कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर नहीं है, क्योंकि क्या होता अगर ऐसा होता तो ये क्या होती कि 12,000 रेज स्क्रीन पर अपीयर्स नहीं होती, 1R2 3 रेज ही क्या होता है बैक स्क्रीन पर आती है, जो 180 एंगल्स के डिफ्लेक्शन पे आती है। तो ये बात तो क्लियर हो गया, लेकिन ड्रॉबैक में ये आ गया बातें, जो उनकी कमियां थी, उनके मॉडल की कमियां थी वो ये तो सामने आ गई भाई। क्या है कि फर्स्ट कमियां ये थी कि इलेक्ट्रॉन सपोज दैट सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्विंग करता होगा तो पक्का कोलिजन तो इलेक्ट्रॉन में हो जाता होगा भाई, चक्कर कर रहे हैं तो टक्कर एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ चक्कर हो ही सकता है। और दूसरी बात ये थी कि यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिवॉल्विंग करते समय अगर इसकी एनर्जी लॉस होती होगी तो लॉस होने के बाद फेल डाउन कहां होगा, न्यूक्लियस पे, तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये बातें क्या हो गई भाई, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ओके, तो इतनी बातें अगर समझ में आई होंगी और आपको अच्छी लगी होगी, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू। वंदे मातरम।